Hello everyone. Today we are coming back with our next lecture, that is the lecture number 3. तो ये हमारा कौन सा है? थर्ड लेक्चर है. कौन से यूनिट का? दैट इज इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म एंड सेमीकंडक्टर. ये हमारा यूनिट 2 था, उसका हमारा लेक्चर नंबर 3 है. सो इन दिस लेक्चर वी हैव टू डिस्कस अबाउट द टॉपिक्स विच आर फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑन फोर्स बिटवीन टू इलेक्ट्रिक चार्जेस. ये हमारा एक मेन टॉपिक होगा. मीन्स हमारा जो फोर्स था दो चार्जेस के बीच का, ओके, उस फोर्स पे कौन से फैक्टर्स अफेक्टिंग होंगे और कौन से नहीं हो सकते, ऐसा सब वो सब हम लोग स्टडी करेंगे. ओके, सो वन बाय वन देखते हैं हम लोग. एक स्लाइड्स में आपको पता चलेगा कि क्या क्या इसमें फैक्टर्स है और क्या क्या फिर बाकी के भी कुछ कॉन्सेप्ट है, जैसे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, परमिटिविटी है. वो इसकी एक्चुअल डेफिनेशन हमने अभी तक देखी नहीं थी, तो एक्चुअल डेफिनेशन से अभी आज हम देखेंगे. ओके, नाउ फर्स्ट स्लाइड इज फोर्स बिटवीन टू इलेक्ट्रिक चार्जेस. तो दो चार्ज के बीच में जो फोर्स होता है उसको क्या बोलते हैं? हमने ऑलरेडी ये डिस्कस किया हुआ ये कौन सा फोर्स है, बट इसको एक्चुअल क्या है देखो. क्या बताया गया? फोर्स बिटवीन टू इलेक्ट्रिक चार्जेस. अगर दो चार्जेस है, कोई भी इलेक्ट्रिक चार्जेस मतलब क्या रहते हैं? वो चार्ज हमेशा दिखाते हैं क्यू से दिखाते हैं. स्मॉल क्यू होगा या फिर कैपिटल क्यू. ये दो ही सिंबल हम लोग मोस्टली लेटर यूज़ करते हैं चार्ज को दिखाने के लिए. तो दो चार्जेस हमने कंसिडर कर लिए. ओके, कोई भी अगर दो चार्जेस है, यहाँ पे क्यू है, ओके, तो ये दोनों के बीच में कुछ डिस्टेंस रहेगा और उन दोनों एक दूसरे के ऊपर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं. तो ये फोर्स कौन सा फोर्स है? ओके, उसको क्या बोलेंगे? ओके, तो ये हमारा कौन सा रहता है? कूलम्स फोर्स बोलते हैं उसको. उस फोर्स को बोलते हैं कूलम्स फोर्स. तो इस फोर्स में एक्चुअल में होता क्या है वो देखो. तो वो यहाँ पे हमें देखना है कि ये जो फोर्स होते हैं उसमें कौन से क्वांटिटीज़ होती है. ओके, तो देखो हमने लास्ट लेक्चर में देखा ही था हमने क्या था. तो इसमें एक बार वापस देख लेते हैं कि दो पॉइंट चार्जेस है. देखो दो पॉइंट चार्जेस बोला है. पॉइंट चार्जेस मतलब क्या था, हम रिवाइज कर रहे हैं. ओके, लास्ट लेक्चर में मैंने बताया था कि पॉइंट चार्जेस क्या होते हैं. तो पॉइंट चार्जेस मतलब क्या होता है? एकदम बहुत स्लो, बहुत स्मॉल चार्जेस. ओके, जिसकी हम रेडियस कंसिडर ही नहीं करते, इतने स्मॉल होंगे. ओके, स्मॉल होंगे तो फिर हम इसकी रेडियस कंसिडर नहीं करेंगे. ओके, ऐसे चार्जेस को क्या बोले जाते हैं? पॉइंट चार्जेस. ओके, जो पॉइंट के फॉर्म में हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं. ओके, अभी यहाँ पे बड़ा दिखाया गया है बट एक्चुअल में इतना नहीं रहेगा, इससे बहुत छोटा रहता है. इतना छोटा कि उसको हम लोग देख नहीं सकते, मतलब उसका रेडियस नहीं हम लोग काउंट कर सकते, इसलिए हम उसको निग्लिजिबल रेडियस कंसिडर करते. और हम उसका खाली डिस्टेंस, उसके बीच के सेंटर से सेंटर टू सेंटर जो डिस्टेंस रहेगा वो हम लोग डिस्टेंस लेते हैं. ओके, तो ये चार्जेस जो है दोनों भी, तो इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो भी कहाँ रहेगा? सेंटर टू सेंटर है. हम लोग डिस्टेंस यहाँ पे शो करते हैं, देखो. ठीक है ना? क्योंकि हम लोग रेडियस इसका कंसिडर ही नहीं कर रहे. एक्चुअली वो पॉइंट में ही है, एकदम पॉइंट साइज का वो पार्टिकल चार्जेस रहेगा. यहाँ पे भी पॉइंट साइज का रहेगा और दोनों के बीच का फिर डिस्टेंस रहेगा ऐसा. ओके, इस तरह से हम लोग ये ड्रॉ कर सकते हैं. तो क्या बोला है देखो, आर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस आर. ओके, आर डिस्टेंस से यहाँ पे सेपरेट हुआ है. मतलब देखो यहाँ पे Q1 दिखा है, Q2 दिखा है. दोनों का भी जरूरी नहीं है कि दोनों की साइज सेम ही हो. ओके, अलग भी हो सकती है, ऐसा कुछ नहीं. तो यहाँ पे भी अलग अलग दिखा है, ये बड़ा दिखा है, ये थोड़ा छोटा लिखा है, मतलब मैग्नीट्यूड अलग हो सकती है. देन दोनों के बीच का डिस्टेंस यहाँ पे कितना है? स्मॉल आर डिस्टेंस है. देन क्या बताया? द फोर्स बिटवीन दिस टू इलेक्ट्रिक चार्जेस इज गिवन बाय. जो फोर्स है वो कितना रहेगा? F इक्वल टू K इंटू Q1 Q2 बाई आर स्क्वेयर. तो ये फोर्स कहाँ से आया था? इसको बोला जाता था कूलम्स इनवर्स स्क्वायर लॉ हमने यूज़ किया था, उसके बाद ये फोर्स बना था. और इस फोर्स को क्या बोला जाता है? कूलम्स फोर्स बोला जाता है ना. ओके, कूलम्स फोर्स इसको बोला जाता है, इस फोर्स को. ओके, कूलम्स फोर्स यहाँ पे हम लिख सकते हैं. ओके, तो इसमें एक्चुअल में क्या था? कौन से टर्म्स आते हैं? एक के टर्म है, दो चार्जेस है यहाँ पे, अलग अलग चार्जेस है उसकी टर्म्स है, और ये स्क्वायर है यहाँ पे लिखा हुआ. वो क्या है एक्चुअल में? स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस. मतलब जितना भी हम लोग डिस्टेंस कंसिडर करेंगे हमारे चार्जेस के बीच में, जो डिस्टेंस है उस डिस्टेंस का स्क्वायर. मतलब कितना है? यहाँ पे आर लिखा हुआ डिस्टेंस है, तो इस आर डिस्टेंस का स्क्वायर. ओके, तो इसलिए फॉर्मूला हमारा क्या बन गया है देखो, यहाँ पे भी लिखा हुआ है के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर. ओके, ये हमारा एक्चुअल में फॉर्मूला यहाँ पे क्रिएट हो गया. ओके, इसको बोला जाता है कूलम्स फोर्स, और इसी को ऐसा भी बोलते हैं कि फोर्स बिटवीन टू इलेक्ट्रिक चार्जेस. ओके, क्योंकि अगर दो इलेक्ट्रिक चार्जेस है उनके बीच में जो फोर्स अप्लाई होता है वो हमेशा यही रहता है, कूलम्स फोर्स. ओके, ये फोर्स रहता है. तो इसलिए हम लोग मोस्टली
फोर्स बिटवीन टू इलेक्ट्रिक चार्जेस को कूलम्ब फोर्स ही बोलते हैं। ओके, तो अभी नेक्स्ट देखते हैं इस पे कौन से फैक्टर्स अफेक्ट होते हैं वो। तो देखो क्या लिखा है, फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑन फोर्स बिटवीन टू इलेक्ट्रिक चार्जेस। अभी क्या बोला, फोर्स बिटवीन टू इलेक्ट्रिक चार्जेस मतलब कौन सा था, कूलम्ब फोर्स। मतलब यही टॉपिक क्या है एक्चुअल में, फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑन कूलम्ब फोर्स। मतलब कूलम्ब फोर्स पे कौन से फैक्टर्स अफेक्ट होंगे। देखो कूलम्ब फोर्स यहाँ पे दिखाया गया है, देखो तो कूलम्ब फोर्स क्या होता है पहले वो हमें मालूम होना चाहिए, तभी हम उसके फैक्टर्स देखेंगे ना। फैक्टर्स अफेक्टिंग कैसे हो गए, उसके फॉर्मूला पर से हम तुरंत फाइंड कर सकते हैं कि उस पर कौन से फैक्टर्स अफेक्ट होते हैं। ओके, तो इसमें देखो क्या होगा, पहले हमें कूलम्ब फोर्स पहले फाइंड करना पड़ेगा। कूलम्ब फोर्स क्या था वो पहले हमें मालूम होना चाहिए, उसका फॉर्मूला बहुत मस्ट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब आप ये सॉल्व करोगे, न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे या फिर कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो वहाँ पे पूछा जा सकता है। तो ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको रिवाइज करते रहना। तो देखो क्या आता है, यहाँ पे एक चार्ज है Q1, सेम यहाँ पे भी एक चार्ज है Q2। ओके, दोनों सेम भी हो सकते हैं या फिर अनइक्वल भी हो सकते हैं। ओके, तो क्या ये दोनों का बीच में जो डिस्टेंस है, दोनों सेपरेट हो रहे हैं एक दूसरे से, वो सेपरेटेड डिस्टेंस कितना है, स्मॉल r, ये डिस्टेंस है वो सेपरेट हुए एक दूसरे के। देन नेक्स्ट क्या है, अभी इसका जो फॉर्मूला बनाया गया वो देखो ये बन गया, फिर ये इसको बोला जाता है कूलम्ब फोर्स। ओके, F इक्वल टू के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। ये एक्चुअल में के जो ऊपर के है वो कैपिटल के होता है। ओके, वो एक्चुअल में कांस्टेंट है, कैपिटल के मतलब वो कांस्टेंट है, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। और उस कैपिटल उस के की वैल्यू क्या रहेगी, देखो ये 9 × 10⁻⁹ ऐसी वैल्यू रहती है, 9 × 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर, ये एक्चुअल में उसका वैल्यू है। ओके, कितना है, के इक्वल टू 9 × 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर। अभी क्या देखेंगे कि ये एक्चुअल में अफेक्ट कौन से करते हैं। तो पहले इसका फॉर्मूला देख लो, तो फॉर्मूला में कौन से टर्म है, के है, के एक्चुअल में कांस्टेंट है, के एक टर्म कांस्टेंट है मतलब वो चेंजिंग नहीं होगा, उसकी एक फिक्स वैल्यू रहेगी। तो फिक्स वैल्यू देखो यही है फिक्स वैल्यू के की, तो ये बिल्कुल चेंज नहीं होगा, मतलब ये फॉर्मूला पे अफेक्ट ही नहीं कर रहे हैं। ओके, किसी भी तरह का, क्योंकि कांस्टेंट है मतलब उसकी वैल्यू कहीं पे चेंज नहीं होगी, इस मीडियम में भी वही रहेगी, दूसरे में भी वही रहेगी, वही एक ही वैल्यू हम हर जगह पे यूज़ करेंगे। ओके, बट अभी बाकी की वेरिएबल वाली कौन सी चीज़ है, देखो Q1 है Q2 है, तो Q1 Q2 क्या है, चार्जेस है, और इसकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है। ये चार्ज बड़ा हो सकता है, ये छोटा हो सकता है, ये अगर छोटा होगा तो ये बड़ा भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, मतलब ऐसा। तो हम लोग बोल सकते हैं कि Q1 और Q2 ये एक्चुअल में अफेक्ट करते हमारे फॉर्मूला पे अफेक्ट कर रहे हैं ना, क्योंकि अगर Q1 अगर ज़्यादा हो गया, Q2 कम है, तो क्या हो जाएगा, फोर्स बढ़ जाएगा। या फिर ऐसा हो जाएगा कि Q2 अगर कम है, बहुत कम हो गया, और Q1 अगर उतना ही है, तो फिर क्या उससे भी वैल्यू कम हो जाएगी। ओके, मतलब यहाँ पे चेंजिंग होते रहेगा जैसे जैसे वैल्यूज चेंज होगी। और सेम थिंग देखो यहाँ पे चार्जेस हो गए, चार्जेस का देख लिया। अभी नेक्स्ट क्या है, देखो डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस। तो अभी क्या देखो, ये जो दोनों चार्जेस है, इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो कितना है, स्मॉल r। ओके, तो ये जो स्मॉल r डिस्टेंस है वो भी क्या है, वो भी अफेक्ट करता है ना। क्यों अफेक्ट करेगा वो, क्योंकि यहाँ पे फोर्स है, देखो यहाँ से ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वेयर है। तो मतलब क्या हो जाएगा, अगर r की वैल्यू मैं अगर इंक्रीज करता हूँ, मतलब क्या होगा, नीचे की वैल्यू अगर मैं इंक्रीज करता हूँ तो ये फोर्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी वो टाइम पे। इन्वर्स रिलेशन है दोनों में, मतलब r अगर इंक्रीज हो रहा है तो फोर्स डिक्रीज होते जाएगा। ओके, और इसका वाइस वर्सा भी होगा। वाइस वर्सा मतलब कैसे होगा, देखो अगर मैं फोर्स को इंक्रीज करता हूँ, नहीं अगर मैं r को अगर डिक्रीज करते जाता हूँ, कम करते जाता हूँ, अगर मेरा डिस्टेंस अगर कम करते जाता हूँ तो मेरा फोर्स क्या हो जाएगा, इंक्रीज होते जाएगा और बढ़ेगा फोर्स। ओके, जितना पास में होगा उतना वो फोर्स ज़्यादा अप्लाई कर पाएगा। ओके, तो ये चीज़ एक्चुअल में हो रही है। तो ये इन्वर्स रिलेशन होने की वजह से क्या हो जाता है, दोनों में भी चेंजेस होते जाएंगे। हमारे जितना डिस्टेंस हमारा चेंज होते जाएगा उतना हमारा फोर्स भी चेंज होते जाएगा। ओके, तो ये फोर्स बिटवीन टू चार्जेस इससे पता चल रहा है। ओके ना, मतलब डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस यहाँ पे पता चल रहा है। ओके, तो ये डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस है, ये भी एक्चुअल में अफेक्ट करता है हमारे फोर्स को। ओके, जो हमारा फोर्स है जो दो इलेक्ट्रिक चार्जेस के बीच का, उस फोर्स को। देन नेक्स्ट क्या है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द मीडियम। तो हमने देखा था डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एक चीज़ रहती है, मतलब वो कितने अमाउंट में वो वहाँ पे एनर्जी स्टोर कर सकता है। ओके, उसी को बोले थे उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बोलते हैं। तो वो
भी अफेक्ट करता है, क्योंकि हर एक मीडियम का अलग अलग डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट रहता है, तो उसके हिसाब से भी वैल्यू चेंज होती जाएगी। ओके, तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू कहाँ पे होती है, ये जो के है, के की वैल्यू एक्चुअल में क्या रहती है 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट के, स्मॉल के करके लिखा रहता है, तो स्मॉल के मतलब डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है। ओके, और देखो जो इप्सिलॉन नॉट है वो एक्चुअल में क्या रहेगा, परमिटिविटी ऑफ द मीडियम। ओके, तो ये परमिटिविटी ऑफ द मीडियम भी रहेगा इप्सिलॉन नॉट। ओके, उसी को बोला जाता है परमिटिविटी ऑफ द मीडियम। तो ये परमिटिविटी ऑफ द मीडियम है ना, ये भी एक्चुअल में हमारा जो इप्सिलॉन और इप्सिलॉन नॉट रहता है, इप्सिलॉन जो वैल्यू है ना वो परमिटिविटी ऑफ द मीडियम रहता है। ओके, और इप्सिलॉन नॉट क्या रहता है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस रहता है, उसकी वैल्यू फिक्स है इप्सिलॉन नॉट की। ओके, इप्सिलॉन की वैल्यू चेंजिंग रहेगी। तो देखो परमिटिविटी ऑफ द मीडियम है वो एक्चुअल में सिंपल लैंग्वेज में बोलूँ तो परमिटिविटी ऑफ द मीडियम मतलब कितने अमाउंट में उसमें से इलेक्ट्रिक लाइन्स उसमें पास होंगे। ओके, वो रहेगा। ओके, उसका डेफिनेशन हम आगे देखेंगे किस तरह से रहता है, एक्चुअल डेफिनेशन वो सब। ठीक है, यहाँ पे इतना ही समझ लो खाली। तो ये रिप्रेजेंट किससे करते हैं, इप्सिलॉन साइन से रिप्रेजेंट करते हैं परमिटिविटी। तो ये भी सब्सटेंस के हिसाब से चेंज होते जाता है, जैसे जैसे हमारा मटेरियल चेंज हो जाएगा वैसे हमारा परमिटिविटी भी चेंज हो जाएगा, तो ये वहाँ पे अफेक्ट करता है। तो इस तरह से ये 4 फैक्टर्स है टोटल जो एक्चुअल में हमारे फॉर्मूला को अफेक्ट करते हैं, बाकी कोई नहीं रहेगा। बाकी दूसरे कोई भी फैक्टर्स दे देंगे तो हम बोल सकते हैं कि उसका कोई यूज़ नहीं होगा। ओके, फॉर्मूला में ये भी है 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट के है ना, तो देखो इप्सिलॉन नॉट तो हो रहा है मतलब परमिटिविटी हो रहा है, के भी हो रहा है, स्मॉल जो के रखेंगे कि वो एक्चुअल में डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट रहता है तो वो भी होता है, देखो यहाँ पे अफेक्ट करता है। लेकिन 4 पाई नहीं होगा। 4 पाई क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये कांस्टेंट वैल्यू है ना, पाई की वैल्यू तो 3.14 रहती है, वो फिक्स वैल्यू है, वो ही हमें पुट करनी पड़ेगी, दूसरी कोई पुट नहीं कर सकते। और 4 तो हमारा नंबरिंग है, जो हमारे कांस्टेंट नंबर्स जो रहते हैं ना वो एक्चुअल में कांस्टेंट वैल्यूज है, क्योंकि वो नंबर्स तो ऑलरेडी डिफाइन किए हुए हैं, तो उसको तो कोई चेंज नहीं कर सकते हम लोग। ओके ना, और कांस्टेंट रहती है, कांस्टेंट्स को भी उनको कांस्टेंट बोलने का मीनिंग भी वही है कि वो कभी चेंज नहीं होते, उनकी वैल्यू फिक्स है, कुछ भी हो जाए उनको चेंज नहीं करेंगे, ऐसा रहता है, तो इसलिए कांस्टेंट बोला जाता है उनको। अब ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है तो ये एयर के लिए वगैरह फिक्स है, बट अलग अलग मीडियम के हिसाब से ये चेंज होता है। ओके, तो इसलिए हमने यहाँ पे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को भी यहाँ पे इंक्लूड किया है, क्योंकि वो मीडियम वाइज चेंज होता है। और हम क्या है, हमारा जो फोर्स है कूलम फोर्स हम अलग अलग मीडियम में भी यूज़ करते हैं, तो ये अगर हम अलग अलग मीडियम में यूज़ कर रहे हैं ये फार्मूला, तो फिर हमारा मीडियम चेंज हो रहा है, तो मीडियम अगर चेंज हो रहा है तो इसका मतलब डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी चेंजिंग होगा, इसलिए हम बोलेंगे कि वो अफेक्ट करता है हमारे फोर्स पे। ओके, सो तो अभी ये 4 हमने देख लिए, चार्जेस, then distance between 2 charges, then dielectric constant of the medium, then permittivity of the medium. Okay, now proceed to the next slide, that is dielectric. तो डाइलेक्ट्रिक चीज़ क्या है वो पहले देख लेते हैं। ओके, तो देखो इसका पहले डेफिनेशन देखते हैं। तो डेफिनेशन क्या है इसका, द सब्सटेंसेस विच डज नॉट अलाउज करंट टू फ्लो थ्रू देम। ओके, तो सब्सटेंस मतलब क्या रहता है, कोई भी मैटर, मतलब लिक्विड हो या फिर सॉलिड हो या फिर गैस हो। ओके, मतलब जो सॉलिड ऐसा रहता है, देखो कोई भी क्रिस्टल जैसा जो चीज़ है वो पूरा सॉलिड रहता है कि जिसकी में रेगुलर अरेंजमेंट रहती है और उसके मॉलिक्यूल्स बहुत पास में होते हैं, उनके बीच में फोर्सेस बहुत स्ट्रांग रहते हैं। और लिक्विड क्या रहता है, थोड़ा सा कम रहता है, इतने स्ट्रांग फोर्सेस नहीं रहते। और गैस में तो बिल्कुल नहीं होते, गैस के मॉलिक्यूल एक इधर है तो एक इधर है, एक इधर है, ऐसा मतलब इनका बीच में ऐसा कुछ नहीं, कहीं पे भी घूमते रहेंगे। ओके, तो ये सबको हम लोग क्या बोलते हैं, सब्सटेंसेस बोलते हैं। ओके, मतलब कोई भी सब्सटेंस। ओके, मतलब कोई भी मटेरियल। ओके, तो क्या बोला गया है, देखो द सब्सटेंसेस विच डज नॉट अलाउज करंट, मतलब ऐसे सब्सटेंसेस जो करंट को खुद के अंदर से जाने नहीं देते, ओके, टू फ्लो थ्रू देम बट शोज इलेक्ट्रिकल इफेक्ट्स आर कॉल्ड डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस। बट क्या होता है, देखो ऐसे सब्सटेंसेस है कुछ जो खुद के अंदर से पास ऑन नहीं होते देते, इलेक्ट्रिक करंट को पास ऑन नहीं होने देते, फ्लो नहीं होने देते वहाँ पे, बट क्या हो जाता है उस पर इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता है, बट कुछ इलेक्ट्रिक इफेक्ट भी दिखाते हैं वो। ओके, कुछ अमाउंट में वो इलेक्ट्रिक इफेक्ट दिखाता है। ओके, मतलब चार्जेस उसके अंदर भी है, ऐसा मूविंग हो रहे है वैसा वो दिखाता है, बट एक्चुअल में उसके अंदर से करंट फ्लो नहीं होता है। ओके, वैसे सब्सटेंस उसको क्या बोला जाए, डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंसेस बोलता है। ओके, तो ये मतलब एक्चुअल में क्या होता है, पहले तो इंसुलेटर जैसे ही रहते हैं, बट जैसे उसमें इलेक्ट्रिसिटी हम लोग पास ऑन, उसको हम कुछ देंगे अमाउंट में पावर देंगे, तो उसके बाद वो चेंज करेगा। ओके, वो उसको कंडक्ट करना चालू कर देगा, तो इसलिए इसको डाइलेक्ट्रिक बोला जाता है। मतलब
कंप्लीट वो इंसुलेटर भी नहीं है और कंप्लीट कंडक्टर भी नहीं है, तो बीच की स्टेट है, उनको बोला जाता है डाइलेक्ट्रिक। ऐसे अभी ये डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंसेस जो है उसका अभी एग्जांपल अगर हम लोग देखें तो एग्जांपल क्या क्या रहता है, जो इंसुलेटर्स रहते हैं वही एक्चुअल में एग्जांपल्स होते हैं। तो कुछ ग्लास रहते हैं, कुछ वुड, कुछ पेपर एक्सेट्रा रहते हैं, ये सब एग्जांपल्स होते हैं। ओके, ग्लास भी रहेगा इसमें, वुड, पेपर। और मेन जो एग्जांपल है वो क्या रहता है डाइलेक्ट्रिक का, देखो ये एप्लीकेशन मेन क्या है, कैपेसिटर में रहता है। कैपेसिटर मालूम रहे, कैपेसिटर देखो इस तरह के एक इंस्ट्रूमेंट, देखो ऐसे इलेक्ट्रॉनिक्स में रहता है। आप अगर कोई सर्किट अगर ओपन किया होगा, जैसे कोई भी रिमोट कंसिडर कर लो, या फिर कोई टीवी का रिमोट रहता है, टीवी होगा, तो कोई भी अगर आप इलेक्ट्रॉनिक के शॉप में गए होंगे जो रिपेयरिंग करते हैं उसके पास, तो उसके पास रहता है, तो ऐसा उसके पास बोर्ड रहेगा पूरा इलेक्ट्रिक का, तो उसके ऊपर ऐसे कोई स्ट्रक्चर बना रहता है, ऐसा बड़े बड़े ऐसा रहते हैं। ओके, गोल टाइप ऐसे रहते हैं, तो उसमें ऐसे 2 पाव रहते हैं उसके। ओके, 2 लेग्स होते हैं उसके नीचे, तो उसको इसको बोला जाता है कैपेसिटर। तो वो एक्चुअल में वहाँ पे तो वो इलेक्ट्रोलाइट टाइप पर रहता है कैपेसिटर, इसलिए उसको ऐसे नीचे लेग्स रहते हैं। वो नीचे भी रहेगा, उसका मीनिंग यही रहता है कि एक पॉजिटिव रहता है, एक नेगेटिव रहता है। बट एक्चुअल में सिम्बॉलिकली हम लोग शो करते हैं कभी भी कैपेसिटर, तो ऐसे शो करते हैं, 2 प्लेट्स ऐसे शो करते हैं, और यहाँ पे 2 उसके आर्म्स रहेंगे, मतलब एक पॉजिटिव रहता है, एक निगेटिव रहता है, ऐसा। ओके, तो ये जब डाइलेक्ट्रिक हम लोग कंसिडर करते तो वो टाइम पे क्या रहता है, इसके बीच में यहाँ पे कुछ ना कुछ ये रहता है, दोनों प्लेट्स के बीच में यहाँ पे डाइलेक्ट्रिक मीडियम यहाँ पे रहता है, ये जो सब्सटेंस है वो डाइलेक्ट्रिक बोलते हैं उसको। ओके, तो ये एक्चुअल में चीज़ है। सो यहाँ पे हमने देख लिया कि एक्चुअल में कैपेसिटर किस तरह से रहता है, वो भी हमें पता चल गया डाइलेक्ट्रिक की वजह से। और डाइलेक्ट्रिक मेन क्या रहता है कि जिसके अंदर से करंट तो फ्लो नहीं हो पाता। ओके, जो करंट को पास ही नहीं होने देती वो फ्लो नहीं हो पाता, बट वो कुछ अमाउंट में इलेक्ट्रिकल इफेक्ट दिखाता है। ओके, इलेक्ट्रिकल इफेक्ट्स वहाँ पे वही ऑकर्स होते हैं। ओके ओके, शो करता है वो इलेक्ट्रिकल इफेक्ट्स, इसलिए उसको बोला जाता है डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस। उस सब सब्सटेंस को बोला जाता है डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस। नाउ अभी क्या इसके एग्जांपल्स तो देख लिए, ये भी देख लिया, तो अभी नेक्स्ट जाते हैं। नेक्स्ट क्या होता है, देखो यहाँ पे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वैल्यूज। तो अभी डाइलेक्ट्रिक देखा हमने, कांस्टेंट डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हमने स्टडी किया, डाइलेक्ट्रिक देखा। तो देखो कैपेसिटर मैंने बताया था ना, वो कैपेसिटर ऐसे होते हैं, देखो इसको ही बोला जाता है कैपेसिटर। आप अगर पुराने अगर सर्किट्स वगैरह कुछ ओपन करते हो तो उसके अंदर इस तरह का स्ट्रक्चर मिलेगा आपको। ओके, उसमें शोल्डरिंग क्या हुआ स्ट्रक्चर रहता है, तो उसको ही कैपेसिटर बोलते हैं। ओके, तो वो चार्ज स्टोर करने का काम करता है एक्चुअल में वहाँ पे। ओके, तो वो एक्चुअल में वो मोस्टली वहाँ पे जो इलेक्ट्रिकल मोटे बड़े बड़े अप्लायंसेस रहते हैं तो उनको सेफ्टी पर्पज़ के लिए कैपेसिटर यूज़ करते हैं। ओके, क्योंकि फिर क्या होता है, कभी अगर पावर लोड हो गया, ज़्यादा हो गया, कम हो गया, ऐसा होता है, तो क्या हो जाता है, कैपेसिटर पे लोड आता है। कैपेसिटर लोड आता है तो कैपेसिटर खुद बर्न हो जाता है, पर सर्किट को बर्न नहीं होने देता। तो अगर सर्किट बर्न होता है तो कैसे फिर से नया सर्किट बनाओ तो ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाता है, बट एक कैपेसिटर इतना एक्सपेंसिव नहीं होते। तो फिर क्या होता है, ये अगर जल भी जाता है, बर्न आउट हो भी जाता है, तो भी कुछ प्रॉब्लम नहीं होता है ना। ओके, मशीन तुरंत वहाँ पे स्विच ऑफ हो जाती है जैसे ही एक कैपेसिटर चलने लग जाएगा। तो ओके, वहाँ पे चलेगा नहीं। ओके, वर्किंग नहीं होगा मेन। तो वहाँ पे ये एक्चुअल में यूज़ होता है हमारे सेफ्टी के लिए, मतलब मटेरियल के अपने अप्लायंसेस के सेफ्टी के लिए उसका यूज़ होता है। तो यहाँ पे देखो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, वो अलग अलग सब्सटेंस डिफरेंट मटेरियल अगर यूज़ कर रहे हैं तो वहाँ पे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी डिफरेंट रहेगा। तो यहाँ पे कुछ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट दिखाए गए। ओके, कि वो एक्चुअल में कैसे रहते हैं। तो पहला तो हमारा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बताया है वो एयर का बता दिया। ओके, मतलब जनरल एकदम बताया, वो बताया था एयर का। तो एयर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होगा ये बताया था। ओके, तो एयर का अगर इसका अगर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का फॉर्मूला देखें तो ऐसा रहता है के इप्सिलॉन अपन इप्सिलॉन नॉट। ओके, मतलब परमिटिविटी ऑफ इप्सिलॉन बोलते हैं इसको। ओके, ये फ्री स्पेस के लिए, और ये सो अभी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट पहला तो एयर का तो हमने देखा, देखो इक्वल टू 1 है। ओके, सिंपल वैल्यू हो रही है, तो इक्वल टू 1 हो रहा है, इसका मतलब क्या है, यहाँ पे जो परमिटिविटी ऑफ इप्सिलॉन है ये और ये नीचे की वैल्यू, ओके, दोनों वैल्यू सेम रहेंगे। अगर दोनों वैल्यू सेम है तो फिर क्या होता है, यहाँ पे इक्वल टू 1 हो जाते हैं। ओके, एयर के लिए। देन नेक्स्ट क्या है, यहाँ पे जो है सेकेंड वो क्या रहता है, के ग्रेटर देन 1। यहाँ पे कहाँ पे रहेगा,
अदर मीडियम्स के लिए, अगर एयर के अलावा दूसरे कोई मीडियम है, ओके, अदर मीडियम जो है, अदर मीडियम्स जो रहते एयर के अलावा, तो वो मीडियम्स में क्या रहेंगे, वहाँ पे ग्रेटर देन 1 रहेगा। जो के है, के की वैल्यू है वो वहाँ पे ग्रेटर देन 1 होगी। ओके, देन नेक्स्ट क्या है वहाँ पे, अभी हम लोग और एक है, ओके, वो क्या रहेगा, मेटल्स। अगर सिर्फ मेटल्स कैसे करें, ओके, कोई भी मेटल है, ओके, उसका भी डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कुछ अलग रहता है, ओके, अलग अलग मेटल्स का अलग अलग रहता है। तो अगर कोई भी मेटल है, ओके, मेटल्स रहते हैं, नॉन मेटल रहते हैं, इस तरह से। तो अगर मेटल है तो मेटल का क्या रहता है डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, इन्फिनिटी कंसिडर करके वो डायरेक्ट। ओके, तो इन्फिनिटी अगर डायरेक्ट कांस्टेंट कंसिडर करते तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, देखो इन्फिनिटी अगर कर रहे तो इप्सिलॉन अपॉन इप्सिलॉन नॉट, ये हमारा फॉर्मूला है एक्चुअल में ना। तो अगर इन्फिनिटी वैल्यू कब बनती है, अगर इसकी वैल्यू अगर इक्वल टू इन्फिनिटी अगर कंसिडर करना है हमें, तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे इप्सिलॉन नॉट की वैल्यू हमें 0 रखनी पड़ेगी, इसकी 1 की रखनी पड़ेगी और नीचे 0। ओके, मतलब इप्सिलॉन नॉट जहाँ पे मतलब परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, ये केस में अगर 0 होता है तो फिर वहाँ पे क्या बनेगा, मतलब इप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 0 हो जाएगी वो टाइम पे। तो फिर हम क्या बोल सकते हैं कि के इक्वल टू इन्फिनिटी, मतलब डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वहाँ पे इन्फाइनाइट हो जाएगा। ओके, सो वहाँ पे क्या हो जाएगा डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यूज़। तो यहाँ पे देखो 2 प्लेट्स है, ये एक प्लेट है, ये नीचे का प्लेट है। ओके, 2 प्लेट्स यहाँ पे हो गए। ओके, यहाँ पे एक प्लेट हो गया एंड देन नीचे का भी एक प्लेट है, ये 2 प्लेट्स हो गए, पैरेलल प्लेट्स है दोनों। तो फर्स्ट जो प्लेट है, दोनों प्लेट्स हो गए और बीच में जो है वो डाइइलेक्ट्रिक है। ओके, ये डाइइलेक्ट्रिक मीडियम है और ये जो मीडियम है यहाँ पे नीचे। ओके, तो ये बीच में हो गया वो डाइइलेक्ट्रिक मीडियम है। ओके, तो इस तरह से डाइइलेक्ट्रिक मीडियम का यूज़ होता है कैपेसिटर में। तो ये जो प्लेट्स है वो एक्चुअली में कैपेसिटर की प्लेट्स होती है और बीच में डाइइलेक्ट्रिक मीडियम में इसे यहाँ पे प्लेस किया जाता है। ओके, तो हमें ये पूरा डिटेल में नहीं देखना है। ओके, ये अभी के लेवल पे नहीं है आपको। ओके, तो हमें खाली इतना ही समझना है, इसके वैल्यूज़ फिर याद रखो, आपको ये क्वेश्चन में आ सकते हैं। ओके, एमसीक्यूज में आपको ये पूछा जा सकता है कि एयर का कौन सा है या फिर अदर मीडियम्स रहेगा तो उसकी वैल्यू डायरेक्टली कांस्टेंट की कैसे चेंजिंग हो सकती है, या फिर इफ़ द सब्सटेंस इज अ मेटल देन द डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इज व्हाट। ओके, इस तरह से फिर क्वेश्चंस रह सकते हैं, तो उसके लिए यहाँ पे ये पढ़ना पड़ेगा। देन नेक्स्ट देखते हैं अभी। तो नेक्स्ट देखो क्या है, परमिटिविटी। अगर डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट तो हमने देख लिया, अब परमिटिविटी देखते हैं। तो परमिटिविटी की वैल्यू कौन सी होती है, डेफिनेशन, द एबिलिटी और प्रॉपर्टी ऑफ डाइइलेक्ट्रिक मीडियम टू परमिट इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स टू पास थ्रू इट इज कॉल्ड एज परमिटिविटी ऑफ मीडियम। ओके, तो क्या हो गया, एबिलिटी है डाइइलेक्ट्रिक मीडियम की, ये अगर कुछ एबिलिटी है ऐसी, ओके ना, एबिलिटी मतलब ऐसी कुछ काम करना। ओके, उसकी खुद की एक एबिलिटी, मतलब उसके अंदर ऐसा एक टैलेंट है। ओके, उसकी एक प्रॉपर्टी है पर्टिकुलर, मतलब उसका एक ऐसा चीज़ है कि वो कर सकता है, तो उसको उसकी एबिलिटी बोलते हैं। ओके, तो डाइइलेक्ट्रिक मीडियम की वो इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स, मतलब हम बोलते हैं ना इलेक्ट्रिक, मैंने चार्जेस बताए थे, देखो पॉजिटिव था तो वहाँ पे ऐसे बाहर निकले हुए सब चार्जेस थे। ओके, ऐसे लाइन्स निकले थे, उसी को वो सब लाइन्स को बोलते हैं इलेक्ट्रिक लाइन्स। अगर निगेटिव होगा तो उसके अंदर के साइड आ रहे थे सब, ऐसे सब जो लाइन्स आ रही थी वो अंदर के साइड आ रही थी, तो वो सब लाइन्स को ही बोला जाता है इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स। ओके, तो ये क्या बोला है कि इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स, अगर कोई मटेरियल है डायरेक्ट्रिक मीडियम, वो खुद के अंदर से पास ऑन होने दे रहे, ओके, परमिट इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स टू पास थ्रू इट इज कॉल्ड द परमिटिविटी ऑफ मीडियम। तो इसीलिए उसको नाम दिया परमिटिविटी ऑफ मीडियम। इसको ईजी लैंग्वेज में कैसे याद रखेंगे, तो इसमें वर्ड क्या आ रहा है, देखो परमिट। परमिट मतलब क्या रहता है, जैसे हमने देखा है कि जैसे टेम्पोज वगैरह रहते हैं, अलग अलग व्हीकल्स रहते हैं, ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स, तो उनको परमिट लगता है। ओके, विदाउट परमिट वो किसी भी स्टेट में ऐसे ही नहीं घूम सकते। ओके, परमिट के बिना, तो एक परमिट बोलते हैं ना, उसी तरह से। तो ये भी वही चीज़ है, परमिटिविटी भी वही चीज़ है कि वो मीडियम अपने अंदर से इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स को पास होने दे रहा है कि नहीं। अगर वो पास होने दे रहा है तो उसका परमिटिविटी ज़्यादा रहेगा। ओके, इसी तरह से परमिटिविटी ऑफ मीडियम उसी को बोला जाता है, वो एबिलिटी जो होती है डायरेक्टली मीडियम की, क्योंकि उसके अंदर से इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स पास कितने हो रहे। ओके, उसी को बोला जाता है उसका परमिटिविटी। टू परमिट इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स टू पास थ्रू इट इज कॉल्ड एज परमिटिविटी ऑफ मीडियम। ओके, इसलिए इसको बोला जाता है परमिटिविटी ऑफ मीडियम।
अब क्या होता है, परमिटिविटी ऑफ मीडियम का तो हमने देख लिया क्यों क्या डेफिनेशन था, वो एक्चुअल में एबिलिटी होती है कि अपने अंदर से वो इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स को पास ऑन होने देती है। अभी देखेंगे परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। तो जो फ्री स्पेस है, फ्री स्पेस मतलब एक्चुअल में कहता है कि वैक्यूम कंसिडर करो या फिर एयर कंसिडर करो, ओके ना। वैक्यूम मतलब क्या रहता है, ऐसी चीज़ कि जहाँ पे कुछ भी नहीं है, ओके, कोई मीडियम नहीं है, कुछ नहीं है, ओके। जैसे हम लोग अगर कंसिडर करें स्पेस, स्पेस मतलब कैसा रहता है, ऊपर का, ओके। जहाँ पे स्पेस में अगर हम लोग देखें, मतलब स्पेस मतलब कहाँ पे, जहाँ पे हमारे अर्थ के बाहर, आउटसाइड आवर अर्थ, ओके। तो स्पेस में क्या होता है, वहाँ पे किसी तरह का मीडियम नहीं है, कुछ नहीं है वहाँ पे, ना एयर है ना कुछ है, कुछ नहीं। तो उस चीज़ को क्या बोला जाता है, वैक्यूम बोला जाता है, उसको बोलते हैं वैक्यूम। तो फ्री स्पेस भी उसी तरह से कंसिडर किया जाता है, ओके। तो फ्री स्पेस होते हैं, तो फ्री स्पेस में हम लोग एयर भी लिखते हैं कभी कभी, कभी कभी बोलते हैं कि फ्री स्पेस या फिर एयर, ओके। तो उस फ्री स्पेस का वैल्यू कितना है, देखो यहाँ पे इप्सिलॉन नॉट, उसकी वैल्यू यहाँ पे दी गई है 1/4πk इक्वल टू 8.85 इंटू 10⁻⁻12, ओके। तो ये एक्चुअल में वैल्यू है इप्सिलॉन नॉट की। अभी नेक्स्ट देखते हैं 1 कूलम यूनिट चार्ज। तो अभी देखो हमें मालूम है कि चार्ज का यूनिट क्या है, यूनिट ऑफ चार्ज इज कूलम। कूलम ये चार्ज का यूनिट है, हमें पहले ही मालूम था। तो अभी हमें क्या देखना है कि 1 कूलम के एक्चुअल में फाइंड कैसे कर सकते हैं, कि एक कूलम की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, ओके। चार्ज का तो हमें पता है कि उसका यूनिट है कूलम, ओके। बट ये एक कूलम की वैल्यू कितनी होगी वो कैसे फाइंड करेंगे। तो इसके लिए देखो यहाँ पे लिखा है, वी नो दैट, हमें जो फॉर्मूला मालूम है हमारा, मतलब कूलम्स फोर्स हमें मालूम है, उसका फॉर्मूला देखो क्या है, F इक्वल टू के इंटू Q1 Q2/R², ओके। ये एक्चुअल में फॉर्मूला है, हमें मालूम है। देन नेक्स्ट क्या है, F इक्वल टू 9 × 10⁻9 इंटू Q1 Q2/R², K/R² यहाँ पे लिखा हुआ है, ओके। तो K क्यों लिखा है यहाँ पे, वो स्मॉल के था, ओके ना। हमारा जो वैल्यू था हम लोग यहाँ पे स्मॉल के यहाँ पे कंसिडर करते थे, ओके। वो हमारा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट रहता था, तो वो हमने फोर्स का यहाँ पे इंक्लूड किया हुआ है, ओके। इसकी वैल्यू भी हमने वहाँ पे डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू 1 रखी थी, इसलिए ये स्मॉल के तो निकल ही जाएगा, वो 1 लिखा है तो यहाँ पे 1 में हम लोग कंसिडर नहीं करेंगे, ओके इसको। देन देखो अभी क्या हो गया, कैपिटल के है जो हमारा, कैपिटल के का वैल्यू क्या है, देखो कैपिटल के ऐसा रहता था 1/4πε0, ओके। तो ये क्या था 1/4πε0, के भी रखते थे उसको। तो उसकी वैल्यू हमने पूरी लिखी थी, वो कितना था 9 × 10⁹। तो यहाँ पे के मत लिखोगे क्योंकि हमने ऑलरेडी 9 × 10⁹ में वो इंक्लूड हो जाता है के भी, ओके। तो ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, 9 × 10⁹ इंटू Q1 Q2/R², बस इतना लिखने का, ओके। क्यों लिखने का, क्योंकि ये जो फोर्सेस है दोनों, देखो ऐसे भी फोर्सेस है और ऐसे भी फोर्सेस रहते हैं, मतलब दूर जाने वाले भी रहते हैं, मतलब रिपल्शन बोलते हैं इसको, और ये पास आने वाले मतलब अट्रैक्शन वाले फोर्स, दोनों भी रहते हैं। अट्रैक्शन वाले कब रहते हैं, जब भी अपोजिट चार्जेस रहेंगे, मतलब निगेटिव पॉजिटिव या पॉजिटिव निगेटिव रहेंगे तो अट्रैक्शन होगा, और सिर्फ निगेटिव निगेटिव रहेंगे तो रिपल्शन, या फिर सिर्फ पॉजिटिव पॉजिटिव रहेंगे तो भी रिपल्शन। यहाँ पे अगर पॉजिटिव रहेगा चार्ज, ये अगर चार्ज पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, तो फिर क्या हो जाएगा, रिपल्शन हो जाएगा, ओके। तो अभी क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे एक केस कंसिडर करेंगे हम लोग, ओके। तो ये केस एक्चुअल में है क्या, वो पहले हम लोग देख लेते हैं। तो ये केस देखो कैसी है, हमने बताया था। तो यहाँ पे देखो क्या कंसिडर किया है कि अगर हमारे चार्जेस है, दोनों चार्जेस सेम है, सेम क्वांटिटी, मतलब सेम उनका मैग्नीट्यूड सेम है, ओके, मतलब सेम उनकी वैल्यू सेम है, तो कितना है Q1 इक्वल टू Q2 बताया यहाँ पे, मतलब दोनों भी वहाँ पे सेम साइज़ के होंगे, सेम उनका मैग्नीट्यूड है। तो देखो वैल्यू उनकी सेम है, इसलिए क्या लिखा है हमने, Q1 Q2 इक्वल टू 1C, मतलब क्या होगा, Q1 Q2 इक्वल टू 1 कूलम, मतलब 1 कूलम ऑफ चार्ज है यहाँ पे, मतलब दोनों भी एक कूलम के दोनों चार्जेस, मतलब ये Q1 भी उतना ही है, ये Q1 भी उतना ही, ओके। अभी क्या हो गया, नेक्स्ट क्या है, K इक्वल टू 1 बताया, मतलब ये जो फॉर्मूला है इसमें K की वैल्यू 1 बताई थी, ओके, स्मॉल 1, मतलब डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट यहाँ पे 1 है, ये भी बता दिया, ओके। देन क्या बताया कि डिस्टेंस यहाँ का R इक्वल टू 1 बताया डिस्टेंस। तो यहाँ पे डिस्टेंस क्या है, 1 मतलब कितना, 1 मीटर बताया, ओके। 1 मीटर का यहाँ पे डिस्टेंस है, बीच में जो डिस्टेंस है इन दोनों का वो 1 मीटर है, ओके। 1 मीटर डिस्टेंस यहाँ पे कंसिडर किया है उन्हें।
तो अभी ये वैल्यूज़ जितने भी दिए गई है ये वैल्यूज़ हमें सब्स्टिट्यूट करनी है इस फॉर्मूला में, मतलब ये फॉर्मूला में इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट करनी है। ओके, तो इक्वेशन 1 में अगर ये वैल्यूज़ हम सब्स्टिट्यूट करते हैं तो क्या होगा, f इक्वल टू 9 इंटू 10⁻⁹ इंटू फिर अभी देखो Q1 Q2 डिवाइड बाई आर स्क्वायर, तो इसकी वैल्यूज़ पुट करनी है। तो Q1 की वैल्यू देखो क्या है, 1 है। Q2 की वैल्यू कितना है, 1 है। एंड आर स्क्वायर की वैल्यू देखो क्या है, 1 स्क्वायर यहाँ पे लिखा हुआ है। तो ये तीनों वैल्यूज़ यहाँ पे आ गई है। ओके, अभी क्या करेंगे हम लोग, ये सब 1 इंटू 1 डिवाइड बाई 1 स्क्वायर, मतलब 1 का अगर मल्टीप्लाई भी करोगे 1 के साथ तो 1 ही आता है, और उसका 1 के साथ अगर डिवीज़न भी करोगे तो भी 1 ही आंसर आता है। तो क्या हो जाएगा, ये पूरा वैल्यू मतलब इक्वल टू कितना बन जाएगा, 1। कुछ ज़रूरत ही नहीं करने की, अगर 1 है तो उसका मल्टीप्लाई भी करोगे तो कुछ ज़रूरत नहीं हमें। ओके, 1 का कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती, तो जो आगे की वैल्यू है वही आंसर बनेगा। तो क्या बनेगा वो, f इक्वल टू, यहाँ पे आंसर कितना बनेगा, f इक्वल टू 9 इंटू 10⁹ n, मतलब कितना होगा, f इक्वल टू 9 इंटू 10⁹ न्यूटन। ओके, फोर्स है ना, फोर्स होगा तो कभी भी हमने देखा था, फोर्स के डायमेंशन हमें पता है क्या था, फोर्स के डायमेंशन लेंथ अपॉन मतलब डिस्टेंस अपॉन टाइम था ना। ओके, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो देखो f हमने क्या किया था, उसका जब मॉलिक्यूलर डायमेंशन फॉर्मूला था तो L/T लिखते थे, तो फिर MLT के फॉर्म में क्या बनता था, m0 L⁻1 और T⁻−1 ऐसा बन जाता था। ओके, और उसमें उसका अगर यूनिट लिखना है हमें, L का यूनिट कितना था, L हम देखते थे हमेशा मीटर में। ओके, और T लिखेंगे हम लोग सेकेंड्स में। ओके, तो इस तरह से हम लोग उसका यूनिट बना दिया था। ओके, तो ये एक्चुअल में वेलोसिटी का होता है, फिर वेलोसिटी पर से हम लोग बाकी के वैल्यूज़ भी निकाल सकते हैं। ओके, तो ये ये था, और फोर्स का हमारा मास इंटू एक्सेलरेशन हम लोग कंसिडर करते थे। ओके, वो लिखना पड़ेगा हमें। तो इसका कुछ L⁻1 T⁻−1 ऐसा था। ओके ना, MLT के फॉर्म में अगर लिखोगे आप, चेक कर लेना एक बार, हमारे जो प्रीवियस लेक्चर थे उसमें हमने इंक्लूड किया हुआ है। ओके, इसका तो फोर्स का वो डायमेंशन वगैरह वहाँ पे चेक कर लेना कैसे रहता है क्या। ओके, ये मोस्टली मैंने अभी दिखाया वो डायमेंशन वेलोसिटी का था, फोर्स का डायमेंशन अलग रहता है। फोर्स का हम लोग अगर डायमेंशन कैसे करें तो कितना बनेगा, ये मास इंटू एक्सेलरेशन बनेगा। तो एक्सेलरेशन का एक्चुअल में फॉर्मूला क्या रहता है, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू क्या रहता है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम रहता है। ओके ना, तो v का भी क्या रहता है, फिर L/T बनता है, तो क्या बनेगा, L/T² बन जाएगा। ओके, तो L/T² हो जाएगा, am बन जाएगा, तो क्या बन जाएगा, ये पूरा डायमेंशन बनेगा m1 L1 T⁻−2 ऐसा बन जाएगा। ओके, तो क्या हो गया, m1 L1 T⁻−2, ये एक्चुअल में फोर्स का डायमेंशन हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे न्यूटन इसका यूनिट रहेगा, तो मतलब कितना बनेगा, ये किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बे हम लोग ये आगे देखते हैं। तो 1 कूलम यूनिट चार्ज हो गया यहाँ पे। नेक्स्ट देखते हैं, 1 कूलम का डेफिनेशन देखते हैं अभी। ओके, हमने अभी तो मेन इसका वैल्यू तो फाइंड कर लिया, इसका एक्चुअल में मैथमेटिकली इसका क्या वैल्यू है। ओके ना, जो हम मैग्नीट्यूड में भी और यूनिट में भी हमें वैल्यू मिल गया है, बट एक्चुअल में इसका डेफिनेशन क्या बनेगा, ओके वो अभी हमें लिखना है। ओके, तो डेफिनेशन देखो 1 कूलम का, यहाँ पे ये हमारा फोर्स है, देखो इसमें मैग्नीट्यूड आंसर की है। ओके, इसलिए के लिखा हुआ है, Q1 Q2 दोनों का यहाँ पे प्रोडक्ट निकाल के मैग्नीट्यूड किया हुआ है, और आर स्क्वायर मैग्नीट्यूड किया है। इसका मतलब क्या हुआ, मॉड्यूलस के फॉर्म में लिखा है, तो इसका मतलब अगर आंसर नेगेटिव भी आ रहा होगा तो भी उसका पॉजिटिव लिखो। ओके, मॉड्यूलस का वो मीनिंग रहता है। देन अभी डेफिनेशन देखते हैं, तो डेफिनेशन क्या है देखो, 1 कूलम चार्ज इज दैट चार्ज विच व्हेन प्लेस्ड इन वैक्यूम और एयर एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर फ्रॉम एन इक्वल एंड सिमिलर चार्ज। ओके, तो क्या बताया देखो कि दो इक्वल चार्ज कंसिडर करो, मतलब ये एक चार्ज कंसिडर किया, ये चार्ज कंसिडर किया। ओके, दो इक्वल चार्ज कंसिडर कर लिए, इनको प्लेस किया गया है वैक्यूम या फिर एयर में। ओके, मतलब एयर मीडियम में या फिर वैक्यूम मीडियम में, बाकी कुछ वहाँ पे मीडियम नहीं है। ओके, एंड क्यों नहीं है दूसरा कोई मीडियम कंसिडर किया, क्योंकि एयर का कम डिस्टर्बेंस आता है, बाकी मीडियम्स का डिस्टर्बेंस ज़्यादा रहते हैं। मतलब पानी के अंदर करोगे तो वहाँ पे डिस्टर्बेंस बहुत ज़्यादा आएगा बीच में। ओके, तो ठीक से फोर्स हम लोग एक्चुअल वैल्यू नहीं मिल पाएगी। तो नेक्स्ट क्या बताया,
उनका डिस्टेंस बताया गया, दोनों के बीच का डिस्टेंस एट ए डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर। उन दोनों के बीच का डिस्टेंस भी कितना होना चाहिए, 1 मीटर ही होना चाहिए, उससे ज़्यादा कम नहीं होना चाहिए। ओके, तो 1 मीटर उनका डिस्टेंस भी रख दिया हमने। ओके, ये दोनों चार्जेस का। फ्रॉम एन इक्वल एंड सिमिलर चार्ज, हमने ये मतलब चार्जेस भी हमें इक्वल है, इक्वल मैग्नीट्यूड के होने चाहिए और सेम होने चाहिए। ओके, वो भी बताया था। एक्सपीरियंस है रिपल्सिव फोर्स ऑफ 9 × 10⁻⁹ न्यूटन। मतलब ये जब ऐसी वैल्यू बनाएंगे तभी वो क्या करेंगे, एक रिपल्सिव फोर्स वहाँ पे अफेक्ट होगा। वो कितना होगा, 9 × 10⁻⁹ न्यूटन का। ओके, ऐसा रिपल्सिव फोर्स होगा, तभी हम लोग बोल सकते हैं कि वो 1 कूलम चार्ज होगा। ओके, 1 कूलम का चार्ज रहेगा। तो ये एक्चुअल में हमारे क्या हो गई, डेफिनेशन हो गई 1 कूलम की। ओके, 1 कूलम चार्ज की ये डेफिनेशन है। दैट इज अ चार्ज विच व्हेन प्लेस्ड इन अ वैक्यूम एट एयर एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर फ्रॉम एन इक्वल एंड सिमिलर चार्ज एक्सपीरियंस ए रिपल्सिव फोर्स ऑफ 9 × 10⁻⁹। मतलब यहाँ पे एक चार्ज रख दिया है एक वैक्यूम में हमने। ओके, और उसको 1 मीटर डिस्टेंस पर और एक दूसरा चार्ज रखा है। 1 मीटर डिस्टेंस यहाँ पे कंसिडर कर लिया, यहाँ पे और एक चार्ज है, वो भी सेम इतने इसके जितना ही चार्ज है। ओके, सिमिलर चार्ज एक्सपीरियंस है। और फिर उसके बाद क्या हुआ, ये जो चार्ज है फिर वो कुछ रिपल्सिव फोर्स वहाँ पे वो उस पर अफेक्ट होने लगा। मतलब रिपल्सिव क्यों अफेक्ट होने लगा, क्योंकि वो सिमिलर चार्ज है ना, मतलब पॉजिटिव होगा तो ये भी पॉजिटिव सिमिलर चार्ज है, उतने ही मैग्नीट्यूड का है, तो दोनों एक पे एक रिपल्सिव फोर्स आ गए। और रिपल्सिव फोर्स की वैल्यू भी यहाँ पे दी है 9 × 10⁻⁹। अगर ये इतनी ही वैल्यू रहेगी उस फोर्स की, रिपल्सिव फोर्स की, तो हम बोल सकते हैं कि वहाँ पे जो चार्जेस है दोनों भी सेम चार्जेस, तो वो चार्जेस का मैग्नीट्यूड कितना रहेगा, 1 कूलम, इतना चार्ज की वैल्यू रहेगी। तो ये एक्चुअल में डेफिनेशन है फॉर दी 1 कूलम ऑफ चार्ज। ओके, तो 1 कूलम ऑफ चार्ज की डेफिनेशन यहाँ पे पता चल गई हमें कि दो चार्जेस रहेंगे, उन दोनों का डिस्टेंस आर रहना चाहिए और दोनों पे भी रिपल्सिव फोर्स आना चाहिए। ओके, आर नहीं, दोनों के बीच का डिस्टेंस 1 मीटर होना चाहिए, तभी हम लोग बोल सकते हैं कि 1 कूलम है। ओके, भी नेक्स्ट देखते हैं। इफ 2 इक्वल एंड सिमिलर चार्जेस आर सेपरेटेड बाय 1 मीटर apart and exerts a force of 9 × 10⁹ न्यूटन, देन ईच चार्ज इज सेड टू बी 1 कूलम। अभी क्या बताया, देखो वही चीज़ बताई है इन्होंने भी, बस अलग फॉर्म में थोड़ा उल्टा कर दिया। मतलब जैसे बोलते हैं ना हम लोग इंग्लिश में चेंज द वॉइस, जैसा आगे की चीज पीछे और पीछे के आगे सब हो गए, तो उस तरह से ये डेफिनेशन भी बनाई गई है। देखो क्या बताया, 2 इक्वल एंड सिमिलर चार्जेस, मतलब क्या बताया इन्होंने, क्या कर दिया, पहले स्टार्टिंग में चार्जेस को डाल दिया, और जो पहले ऊपर का डेफिनेशन उसमें क्या था, पहला एक चार्ज लिया, उसका डिस्टेंस बताया, उसके बाद सेकेंड चार्ज लिया, ऐसा बताया था ना। इसमें क्या इन्होंने इक्वल और अब सिमिलर चार्ज, ओके, सेम मैग्नीट्यूड के चार्जेस पहले ही ले लिए इन्होंने। ओके, और वो चार्जेस का क्या बताया कि वो दोनों सेपरेट है एक दूसरे से, कुछ डिस्टेंस तक सेपरेट है। ओके, ऐसा ही इन दोनों के बीच का ये डिस्टेंस है, और डिस्टेंस भी उन्होंने सेम डिस्टेंस रखा हुआ है 1 मीटर। यहाँ पे भी कितना था, 1 मीटर डिस्टेंस था। अब क्या बताया, ये जो 1 मीटर डिस्टेंस है यहाँ पे, ओके, यहाँ पे है 1 मीटर डिस्टेंस, ये मैं यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ ठीक से। वन मीटर डिस्टेंस है एंड एक्सर्ट्स ए फोर्स ऑफ 9 × 10⁻⁹ न्यूटन, और वो क्या कर रहा है, फोर्स एक्सर्ट कर रहा है, कितना, 9 × 10⁻⁹, इतना मैग्नीट्यूड का वो फोर्स है। ओके, इतने न्यूटन का फोर्स है, वो एक्सर्ट कर रहे हैं एक दूसरे के ऊपर। ओके, ये सिमिलर चार्जेस से मतलब क्या होगा, ये रिपल्सिव फोर्स ही आएगा दोनों के ऊपर। ओके, सिमिलर अगर चार्जेस है, मैग्नीट्यूड में सिमिलर है, बट उसका उसका जो बोलते हैं ना चार्जेस का साइन जो है, पॉजिटिव है या फिर निगेटिव, ओके ना, वो अगर डिफरेंट है, ओके, अलग अलग डिफरेंट टाइप के अगर चार्जेस है, तो फिर क्या हो जाएगा, वो दूर वो पास में आएंगे, अगर वो सेम है तो वो दूर जाएंगे, मतलब अट्रैक्शन होगा या फिर रिपल्शन होगा इसमें। देन क्या बोल सकते हैं, वो जो चार्जेस है, क्या बताया इसमें, देन ईच चार्ज इज सेड टू बी 1 कूलम। तो हम बोल सकते हैं कि ये दोनों चार्जेस जो है उसका एक्चुअल में मैग्नीट्यूड कितना हो गया, 1 कूलम। ओके, so this is simple definition which is given, that is if 2 equal and similar charges are separated by 1 meter apart, okay, apart मतलब दूर दूर, okay, and exerts a force, exerts मतलब वो उस पर फोर्स अप्लाई कर रहा है, okay, okay, exerts a force of 9 × 10⁻⁹ न्यूटन, then each charge is said to be 1 कूलम। तो हम वो
मोमेंट पे हम लोग बोल सकते हैं कि ये एक्चुअल में जो चार्जेस है दोनों वो कितने 1 कूलम के चार्ज है, जब उस पर ये इतने अमाउंट का फोर्स होगा तभी 9 × 10⁻⁹ ओके। सो दिस इज द मेन डेफिनेशन ऑफ द 1 कूलम। सो यहाँ पे हमें ये पता चल गया। अभी नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इसका कुछ क्वेश्चन बैंक ओके। अभी आज के लेक्चर में हमने इतने ये सब देखा, तो उस पर कुछ क्वेश्चंस भी बनने चाहिए, तो फिर थोड़ा मज़ा आएगा, तो पता चल जाएगा कि किस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं इस पर आज के टॉपिक्स पे। तो देखो क्या है, पहले तो डेफिनेशन सब कर लो, डेफिनेशन पे मोस्टली क्वेश्चन आ सके ओके। द सब्सटेंसेस विच डज नॉट अलाउज करंट टू फ्लो थ्रू देम बट शोज इलेक्ट्रिकल इफेक्ट्स आर कॉल्ड। मतलब क्या होता है, कुछ ऐसे सब्सटेंसेस है जो अपने अंदर से करंट को तो फ्लो नहीं होने देते ओके, बट इलेक्ट्रिकल इफेक्ट दिखाते। जो हमने पहले स्टडी कर लिया वही चीज़ें अभी देखने वाले ओके, वही चीज़ें अभी देख रहे हैं कि वो एक्चुअल में कैसे होते हैं। तो उन सब्सटेंस को क्या बोला जाता है, परमिटिविटी तो बिल्कुल नहीं बोलते, इलेक्ट्रिक्स तो नहीं बोलते ओके। और लास्ट जो ऑप्शन है डी का, वो क्या लिखा है, बोथ ए एंड बी, वैसा कोई ही नहीं ऑप्शन ओके। तो इसका आंसर है डाइलेक्ट्रिक्स ओके। तो ये मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ डाइलेक्ट्रिक्स, तो इसका आंसर है डाइलेक्ट्रिक। डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंसेस में से इलेक्ट्रिक लाइंस ओके, करंट वहाँ पे फ्लो नहीं होता बट वो इलेक्ट्रिक इफेक्ट दिखाता है ओके, कुछ हद तक, कुछ लिमिट तक वो इलेक्ट्रिक इफेक्ट दिखाते हैं। देन नेक्स्ट क्या है, द एबिलिटी और प्रॉपर्टी ऑफ ए मीडियम टू परमिट इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स टू पास थ्रू इट इज कॉल्ड एज डैश डैश ऑफ द मीडियम। तो इसका मतलब क्या हो गया कि जो ऐसी एबिलिटी है, मतलब जो टेंडेंसी है उसकी कि वो ऐसा कर सकता है मीडियम, कि वो अपने अंदर से इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स को वहाँ पे पास ऑन होने देता है ओके, पास होने देता है खुद के अंदर से, तो उसको क्या बोला जाता है, ऐसा पूछा गया ओके। तो उस एबिलिटी को क्या बोला जाता है साइंटिफिकली, तो क्या बोला जाता है उसको। तो यहाँ पे देखो फर्स्ट ऑप्शन है परमिटिविटी, डाइलेक्ट्रिक, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, तो इसका आंसर परमिटिविटी है ओके, हमने देखा है अभी। तो नेक्स्ट क्या है, द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ अ मीडियम अदर देन एयर। देखो यहाँ पे ब्रैकेट में लिखा हुआ है अदर देन एयर ओके, तो यहाँ पे मीडियम पूछा है बट एयर छोड़ के कोई भी मीडियम में, तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होगा। तो हमने डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट में देखे थे मीडियम्स के ओके, उसमें लेस देन 1 तो बिल्कुल नहीं था, कोई लेस का ऑप्शन ही नहीं था वहाँ पे, 1 था, इन्फिनिटी था और ग्रेटर था ओके। तो इन्फिनिटी भी नहीं होता है ओके, मीडियम्स में कभी इन्फिनिटी नहीं आता है ओके, और 1 तो एयर का रहता है, तो बचा हुआ क्या है, ग्रेटर देन 1 है यहाँ पे ओके, नॉट चेंज तो नहीं था ऑप्शन, तो यहाँ पे क्या होगा, आंसर होगा ग्रेटर देन 1। तो मतलब डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट अगर किसी और मीडियम का है, अदर मीडियम्स का, तो वहाँ पे उसकी वैल्यू कितनी बनती है, वहाँ पे ग्रेटर देन 1 वैल्यू बनती है ओके। तो ये चीज़ है। तो नेक्स्ट देखो क्या है, द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ ए मेटल इज, अभी हमने देखा मीडियम का कितना रहता है कि एयर को छोड़ के अगर कोई मीडियम होगा तो उसकी वैल्यू ग्रेटर देन 1 होती है ओके। तो इसका तो मेटल का तो नहीं हो सकता ये। देन नेक्स्ट क्या होता है, ज़ीरो भी नहीं होता ओके, ज़ीरो कभी भी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू हम लोग नहीं लेते किसी में, और 1 जो वैल्यू होती है वो एयर के लिए होती है। देन नेक्स्ट क्या होता है, इन्फिनिटी। तो ये इन्फिनिटी वैल्यू किसकी होती है, मेटल के लिए वैल्यू कभी भी इन्फिनिटी होती है। इन्फिनिटी ऐसे भी दिखाया जाता है ओके, सिंबल से भी दिखाया जाता है, ऑप्शन में आपको सिंबल भी दिया होगा ओके, मे बी ऐसा भी आ सकता है ओके। तो इन्फिनिटी ऐसा भी होता है, तो इन्फिनिटी अगर ऐसा सिंबल आया तो समझ जाने का कि वो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है मेटल का ओके। अभी नेक्स्ट क्या लिखा है, ये तो क्वेश्चन लास्ट लेक्चर में भी देखा था हमने, द यूनिट ऑफ चार्जेस। तो चार्ज का यूनिट क्या है हमें मालूम है, वो क्या होता है, कूलम। कूलम वहाँ पे यूनिट रहता है चार्ज का। देन नेक्स्ट क्या है, इफ़ 2 इक्वल एंड सिमिलर चार्जेस आर सेपरेटेड बाय 1 मीटर अपार्ट एंड एक्सर्ट्स ए फोर्स ऑफ 9 × 10⁻⁹ न्यूटन देन ईच चार्ज इज सेड टू बी। तो हमने ये ऑलरेडी स्टडी किया कि 2 चार्जेस है जो एक्चुअल में इक्वल है और सिमिलर है, दोनों सेपरेट है और उनके बीच का डिस्टेंस कितना है, 1 मीटर है, वो फोर्स कितना रहेगा, 9 × 10⁻⁹ है। तो वो चार्जेस है उनको क्या बोलेंगे ओके, हर एक चार्ज है उसको क्या बोलेंगे। तो हमने अभी इसका डेफिनेशन थोड़ी देर पहले ही देखा था, तो इसका डेफिनेशन क्या है, 1 कूलम ऑफ चार्ज ओके। ये ऊपर वाले का क्या था, इसका भी कूलम ही था आंसर ओके, दोनों का भी ये वही आंसर है, कूलम और ये 1 कूलम। देन नेक्स्ट क्या है, देखो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो क्या है, फ्रॉम द फॉलोइंग विच फैक्टर इज नॉट अफेक्टिंग द कूलम्स फोर्स।
तो ये जो नीचे फैक्टर देखे उसमें से कौन सा फैक्टर है जो कूलम्स फोर्स को अफेक्ट नहीं करता है। तो पहले तो इसका फॉर्मूला लिख दो, कूलम्स फोर्स का फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये फॉर्मूला देखो क्या है, के Q1 Q2 ओके, देन डिवाइड बाय आर स्क्वायर लिख दिया। ओके, एक्चुअल में फॉर्मूला है कूलम्स फोर्स का। तो इसमें कौन सी वैल्यूज कांस्टेंट है पहले वो देखो। तो के वैल्यू कांस्टेंट है तो इसका कुछ हमें यूज़ नहीं है, के कांस्टेंट है मतलब निकाल दो इसको। ओके, देन ये Q1 Q2 है, दोनों मतलब क्या दिखा रहे, चार्ज ही दिखा रहे, तो दोनों सेम है। तो Q1 Q2 अगर फॉर्मूला में है इसका मतलब क्या हो गया, ये से ये चेंज हो गए तो हमारा एफ चेंज हो जाएगा। देन यहाँ पे डिस्टेंस बिटवीन देम देखो होता है तो आर स्क्वायर, ये भी है फॉर्मूला में मतलब इससे भी चेंज होगा। ओके, तो यहाँ पे क्या बताया गया, और ये जो के है, के की वैल्यू क्या रहेगी, रुको, के की जो वैल्यू है, के की वैल्यू क्या होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो ये जो एप्सिलॉन नॉट आता है वो अफेक्ट करेगा यहाँ पे। ओके, एप्सिलॉन नॉट के करके हम लोग लिखते हैं। तो वो क्या रहता है एक्चुअल में हमारा डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट रहता है। जो के है वो डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट है। तो डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट का वो है वो भी अफेक्ट करता है। तो इसका मतलब आंसर क्या बनेगा, मास बनेगा आंसर, कि वो जो अफेक्ट नहीं करता है ऐसा कौन सा सब्सटेंस है, एक ही। ओके, एक ही क्वांटिटी है जो एक्चुअल में अफेक्ट नहीं करेगी, वो है मास। बाकी तीनों के तीनों अफेक्ट करते हैं हमारे कूलम्स फोर्स को। ओके, सो आई होप यू हैव क्लियर्ड ऑल दीज थिंग्स अबाउट दी टूडेज लेक्चर। आज सब पता चल गया होगा। सो थैंक यू वेरी मच।